सुप्रभात सभी को। आज मैं आपको कक्षा 11 का हिंदी का पेपर करवाऊंगी। हिंदी केंद्रित कोर हिंदी का हिंदी इलेक्टिव नहीं है। हिंदी ज्ञान बाई सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जो है इंस्ट्रक्शन है, इनको खुद पढ़ लीजिएगा। ये निर्देश हैं पूरे जो है प्रश्न पत्र में। दो खंड है, खंड ए और खंड ब। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ए में कुल 6 प्रश्नों से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ब में से कुल 9 प्रश्न हैं। निर्देश अनुसार विकल्पों को चुनते हुए विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 15 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न का उत्तर लिखते हुए प्रश्न की क्रम संख्या जरूर लिखनी है भाई। क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं लिख देना है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखेंगे। जो चाहे आप आगे पीछे बेशक से कर दे, लेकिन उनका क्रम जरूर लिख दे। जो जिस भी नंबर से क्वेश्चन आप कर रहे हो उसी को ही आपने लिखना है। शुद्ध, सार्थक और तर्क संगत उत्तरों को उचित अंक दिए जाएंगे और वर्तनीगत अशुद्धियों एवं विषयांतर की स्थिति में कम या 0 देकर आपको दंडित किया जा सकता है। तो सही लिखना है। और हिंदी के अंदर तो जो है त्रुटियां भी रहती हैं, तो त्रुटियों के भी आपके अंक काटे जा सकते हैं। उससे आगे देखिएगा, प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न पत्र को। ये 5 नंबर का प्रश्न पत्र आपका 5 नंबर का जो है पठित गद्यांश आता है। कहीं से भी दे सकते हैं। पढ़ते हैं गद्यांश को। दिया और तूफान सदा एक दूसरे को चुनौती देते आए हैं। दिया अपनी लघुता और विनम्रता में भी अपनी दृढ़ता और साहसिकता का परिचय देता है। तूफान अपनी शक्ति, प्रदर्शन और मनमानी में भी यश प्राप्त नहीं कर पाता है। वास्तव में दिया और तूफान का युद्ध प्रतीकात्मक है। यह सबके भीतर ज्ञान और विवेक का दीपक उस आत्मा में जलता है। आत्मा के रूप में जलता है जो परमात्मा का अंश है। हर मनुष्य अपने दिए के प्रकाश में रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। हमारे भीतर के दीपक को चुनौती बाहर से ही मिलती है, ऐसा नहीं है। मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रकार की दमित वासनाएं रहती हैं। काम, क्रोध, मोह और अहंकार की अंधी वासनाएं तूफान बनकर चलती हैं और उस दीपक को बुझा डालना चाहती हैं। सदियों से यह संघर्ष चलता आया है। ये अपठित गद्यांश है, 5 नंबर का आता है। 5 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। 5 में से हर एक नंबर का क्वेश्चन है। दिए की दृढ़ता और साहसिकता किसमें है? दिए की दृढ़ता और साहसिकता किसमें है? सुदृढ़ होकर भी तूफान से लड़ने का साहस। सुदृढ़ होकर भी तूफान से लड़ने का साहस इसका सही आंसर रहेगा। साहस इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखिएगा। तूफान कैसे प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता? तूफान कैसे प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता? तूफान कैसे प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता? दिए के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन और मनमानी करके तूफान प्रशंसा को प्राप्त नहीं कर पाता। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा पार्ट है इसका। मनुष्य के भीतर दीपक किस रूप में रहता है? विवेक और आत्मा के रूप में। इसका राइट आंसर क्या है? अगला देखिएगा। मनुष्य के भीतर तूफान का रूप क्या है? विवेक, दमित वासनाएं, शुद्ध विचार, उच्च विचार। दमित वासनाएं मनुष्य के भीतर का तूफान का रूप है। दिए के बुझने का क्या प्रतीक है?
अंधेरा हो जाना, दिए का तेल खत्म होने, मनुष्य का साहस मर जाना, ऊपर में से कोई नहीं। मनुष्य का साहस मर जाना इसका सटीक आंसर है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है भी अपठित पद्यांश है जो आपकी पहले 10वीं कक्षा की बुक में होता था। मानुष हो तो वही रस खानी, 9वीं कक्षा में था भाई। ये मानुष हो तो रस खान की कविता से लिया गया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पावन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो पुरंदर, जो धर्यो पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। तो ये उसके अंदर से उठाया गया है रस खान की कविता से। रस खान की कविता में इसके ऊपर प्रकाश डाला गया श्री कृष्ण की भक्ति के ऊपर। तो उसी का वर्णन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मनुष्य बनता हूँ। इसकी व्याख्या देख ले फिर। मनुष्य अगर हे भगवान मुझे मनुष्य बना, तो रस खान जी कहते हैं कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहता हूँ। अगर मुझे पशु बनाते हैं तो मैं जो है बसो मेरो, ये चरो नित नंद की धेनु मजार, नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर पुरंदर धारण। और अगर मुझे पहाड़ बनाता है तो मुझे वह पहाड़ बनाना जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। और अगर पक्षी बनाता है तो मेरा बसेरा कालिंदी नदी के किनारे कदम की डाल पर होना चाहिए। पहला ही प्रश्न देखिए, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ रहना चाहता है? ब्रज के अंदर रहना चाहता है। पक्षी के रूप में जन्म लेकर वह कहाँ रहना चाहता है? घोंसले के अंदर रह जाना चाहता है। पत्थर के रूप में वह किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? गोवर्धन पर्वत का, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। पशुओं के रूप में जन्म लेकर कवि किसके बीच रहना पसंद करता है? गौओं के बीच, गायों के बीच। पद्यांश की भाषा कैसी है? ये जो है ब्रज भाषा में ही लिखा है। काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हैं। देखिएगा कि संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? माया को देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में कबीर जी का जन्म हुआ। मीरा की काव्य की मूल भाषा क्या थी? राजस्थानी। चंपा कौन है? सुंदर की लड़की, रामधन की लड़की, सुशील की लड़की, मनोहर की लड़की, सुंदर की लड़की। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ये हो, इसका आप आंसर बताइएगा कि अक महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई है। अक महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई है। अक महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई है। ये नहीं है, इसको इरेज कर दीजिएगा। अगला देखें, अगला देखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1398 में। लॉर्ड कर्जन कितनी बार भारत आए? लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत आए। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? त्रिलोक सिंह जो है उनके विद्यालय के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक थे। अमित को मैथ में कुल कितने नंबर आए? अमित को मैथ में 72 नंबर आए। अमित को 72 नंबर आते हैं, 72। अगला देखिए, भारत माता के भारत माता नामक पाठ के आधार पर
इस पाठ के जो है ना ऑप्शन हमने मिलाने हैं भाई। ये ऑप्शन जो है कैसे मिलाए जाते हैं। नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। नेहरू का निधन 1964 में। भारत को आज़ादी मिली 1947 में। और लाहौर में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में। ये जो है इसके प्रश्न देखना है, हमने ऑप्शन देखना है। पहले का चौथा दो जगह पर है। फिर दूसरा मिलाएंगे, नेहरू का निधन 1964। तीसरा दूसरे का तीसरा एक ही जगह है ख, तो इसी में ही तीसरे का दूसरा भी सही है और चौथे का फिर ये हो ही गया, तो इसका ख ऑप्शन सही है। अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। शिक्षा मनोरंजन एजेंडा तय करने में सहायक होता है संचार। संचार जो है वह शिक्षा मनोरंजन का एजेंडा तैयार करने को सहायक होता है। सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया को पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में इंटरनेट का आरंभ 1995 में हुआ। दिन भर की घटनाओं, गतिविधियों और विचारों को लिखना किस प्रकार का लेखन कहलाता है? यह डायरी लेखन कहलाता है। बीते हुए समय में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? बीते हुए समय की घटनाओं को फ्लैशबैक तकनीक द्वारा जाना जा सकता है। उसमें पीछे व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्याकरण पर आधारित यथाशक्ति में अव्यय भैया था, तो ये अव्ययभाव समास रहेगा। लंबोदर पद का विग्रह सुनिए। लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश जी में कर्मधारय समास, ये वो बहुब्रीहि समास है भाई। निम्नलिखित कॉलम ए और व से सम्मिलित करके सही प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं। तो ये यहाँ पर वेदांत में वेद जमात दीर्घ संधि, दिग्गज में दिक् जमा गज व्यंजन संधि, और मनोरंजन है मन जमा मनोरंजन विसर्ग संधि, पितराज्ञा में पितर जमा में आज्ञा यण संधि है। और इसका क ऑप्शन सही रहेगा। क ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर पूछता है तुम्हारी नानी का क्या नाम है? तुम्हारी नारी का क्या नाम है? क्या है तुम्हारी नारी का नाम? तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? सुरेश मेरा बालक है, इसमें क्या दोष है? इसमें जो है संज्ञा संबंधी गलती है। सुरेश मेरा बालक जो है, मेरा नहीं आएगा, कुछ और आएगा। पदांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या करनी है भाई। भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल में था तब का वर्णन है। वह अब खुद को मस्त बता रहा है। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की कविता आज पानी गिर रहा से उद्धृत है। वो खुद को मस्त, जेल में भी खुद को मस्त बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरी माँ को कहना कि मैं काटने में व्यस्त हूँ, वजन 70 किलो मेरा हो गया है, और ढेर सारा भोजन खाता हूँ और कूदता और खेलता हूँ, दुखों का डटकर मुकाबला करता हूँ और मस्त रहता हूँ। ये मेरी माँ को नहीं करना है कि मैं दुखी रहता हूँ। अगला जो है ये सारा का सारा इसमें अगर आपने देखना है तो इसमें देख लीजिएगा। ये इसके अंदर ऐसा ही लिखा हुआ है। ये सारा का सारा प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 से संकलित हैं। घर की याद से, और कवि जो है इसके भवानी प्रसाद मिश्र हैं, और व्याख्या इसकी ये लिखी हुई है। व्याख्या मैंने पहले भी करा दी है। और फिर ये विशेष लिखना है, ये पैटर्न है व्याख्या का।
ये व्याख्या का पैटर्न है। आगे देखिए प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस प्रसंग में कविता की व्याख्या करते समय सबसे पहले प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर इस तरह से विशेष लिखें। आगे अगला पैराग्राफ है, इसमें से चाहे आप ऊपर वाला कर लें, ये प्रश्न उत्तर कर लें, इसकी व्याख्या कर लें, चाहे इसके प्रश्न उत्तर कर लें। कवि और कविता का नाम। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती और कवि का नाम त्रिलोचन। चंपा को किस चीज की हैरानी होती है? काले काले अक्षरों को देखकर हैरानी होती है। चंपा को किस चीज का ज्ञान नहीं? चंपा को अक्षरों का ज्ञान नहीं है। पद्यांश में किस चीज का स्वाभाविक चित्रण है? पढ़ाई का स्वाभाविक चित्रण है। और उस युवती की नटखट जो है क्रीड़ाओं का वर्णन है। पद्यांश की एक भाषागत विशेषता बताओ। तो भाषा हमने बतानी है कि उनकी भाषा कैसी है। तो ये प्रश्न पहले का है त्रिलोकचंद, ये जो पूछा ना इसने, तो ये मैंने करवा भी दिया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। चंपा काले अक्षर नीचे ने, चंपा को बहुत हैरानी होती जब वह काले अक्षरों से शब्द निकल रही। वह अनपढ़ तो थी, उसे पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इस पद्यांश में कवि यह बताना चाहते हैं कि क्योंकि वह अनपढ़ होती है। इनको खुद ही रीड करिएगा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां। काव्यखंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्य प्राप्ति में हमारी इंद्रियां बाधक होती हैं। और मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? उनका रूप कैसा है? मेरी कृष्ण की उपासना जो है श्री कृष्ण के मुकुट वाले रूप पर करती हैं और रूप उनका बड़ा मनमोहक और हृदय को आनंदित करने वाला है। और लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिय बाधक इसलिए होती है क्योंकि हम लोभ लालच माया लोभ के अहंकार में पड़ जाते हैं। और प्रश्न को यहाँ से आप पढ़ भी लीजिएगा कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां कैसे बाधक होती हैं। ये प्रश्न पूरा लिखा हुआ है, मैंने बता दिया आपको। ये दूसरा है। अगला देखें 9वां प्रश्न। इसमें हमने सप्रसंग व्याख्या देनी है कि कौन कवि है और कौन लेखक है, और कौन जो है इसका लेखक है और कौन लेखन का कार्य कर रहा था। और रास बिहारी रेवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने भाड़े पर किराया। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा तो एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला टिया। इस पैराग्राफ की हमने सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या जो है वो आप नीचे देखिएगा। इसकी व्याख्या के लिए सबसे पहले ये है प्रसंग। आरोह भाग 1 के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल से लिया गया। अप्पू में आधा पै आएगा। यह पाठ सत्यजीत राय की रचना है। इसमें क्या बताया गया है वो यहाँ फिर व्याख्या में लिख दिया गया है। इस गद्यांश है ये। इस गद्यांश में बताया गया कि जो रास बिहारी है उन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए एवेन्यू की एक बिल्डिंग का कमरा भाड़े पर लिया। उसे अप्पू के किरदार के लिए एक बच्चा चाहिए था। उसने बहुत से बच्चों का इंटरव्यू लिया। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कोई भी बच्चा उनको पसंद नहीं आया। तभी एक बच्चा आया, उसकी गर्दन पर पाउडर देखकर उसे शक हुआ कहीं है लड़का लड़की ना हो। और पूछने पर पता चल ही गया कि उसका नाम टिया है और वह एक लड़की। शिल्प सौंदर्य है, भाषा सरल है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे आगे देखिए बेटा। फिर है रजनी। निम्नलिखित गद्यांश को, इसमें हमें चॉइस मिली है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ पड़ता है। कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता तब तक हम थोड़े ही खा सकते हैं। ये जो है
पाठ और लेखक का नाम हमने यहाँ पे बताना है कि पाठ किसने लिखा है और पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है रजनी एकांकी और लिखने वाली है मनु भंडारी जी। अगला प्रश्न है, गद्यांश में कौन किसके संबंध में बात कर रहा है। अमित की माँ रजनी के खाने के विषय में बात कर रही है। अमित कौन है और वह किसे भोग लगाता है। अमित एक छात्र है और रजनी को भोग लगाता है क्योंकि उसका परीक्षा परिणाम आया है। इसलिए गद्यांश की विधा बताइए। गद्यांश की विधा एकांकी है। अगला प्रश्न देखें, गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में कौन कौन से दो पहलू भरकर सामने आते हैं। जीवन के प्रति बुरा दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अच्छा दृष्टिकोण, दोनों पहलू आते हैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर के पेश सौंपने का क्या तर्क दिया कि पेड़ फलदार था, इसलिए इसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए इस मामले को। ये है नमक का दरोगा में उसके व्यक्तित्व के बारे में पूछा है ना, तो निपुण व्यवसायी था। पंडित अलोपीदीन एक निपुण व्यवसायी था। उसे पता था कि वह अपने कार्य को किस प्रकार पूरा कर सकता है, इसलिए यह उसके व्यक्तित्व की एक अच्छी पहचान है। अगला है 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना। 250 शब्दों में हम इसका उत्तर देंगे। आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क ख ग में हिंदी शिक्षक हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्राचार माध्यम से एमए करना चाहते हैं और विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क ख ग को पत्र लिखना है कि आप जो है डिस्टेंस से एमए करना चाहते हैं और टीचिंग विभाग में काम भी कर रहे हैं, तो अपने प्राचार्य से अनुमति लेनी है। ये इस तरह का प्रश्न हमें लिखना है। तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है, चाहे आप उम्मीदवार के चयन में सुवृत्त की क्या भूमिका रहती है, चाहे आप ये कर लीजिए चाहे आप ये कर लीजिए। इसमें कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले प्राचार्य महोदय, प्रार्थना पत्र की तरह ही आप इसको देखेंगे। सेवा में प्राचार्य महोदय, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क ख ग, मैं श्रीमती जी, मैं आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्राचार से एमए करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके आप मुझे मेरे अध्यापन को, मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे और मुझे पत्राचार माध्यम से एमए हिंदी करने का अवसर प्रदान करेंगे। भवदिया क ख ग, ये देना है, ये हो जाएगा पत्र। फिर लिखना है उम्मीदवार के चयन में सुवृत्त की क्या भूमिका होती है। कि किसी व्यक्ति का जब चयन होता है नौकरी के लिए, तो उसमें जो बायोडाटा है वो क्या भूमिका निभाता है, उसको स्पष्ट करना है। उसको स्पष्ट करने के लिए हमने इसमें प्रश्न ही लिख दिया है। इसमें उम्मीदवार के चयन में सुवृत्त अहम भूमिका निभाता है। जब भी इंटरव्यू लेने वाला सुवृत्त को देखता है तो उसे वह आकर्षक दिखना चाहिए। पहली बात ये है, वह सुवृत्त ऐसा लगना चाहिए कि इंटरव्यू वाले को देखते ही पसंद आ जाए। आइए कुछ सुवृत्त की विशेषताओं को भी देखते हैं। हम अपने सुवृत्त को आकर्षक कैसे बना सकते हैं। एक अच्छे उम्मीदवार की ये पहचान होती है कि उसमें सिर्फ अपनी उपलब्धियों को ही लिखा जाना चाहिए। यदि आप में कुछ खास योग्यता है तो उसे भी आप अपने सुवृत्त में जरूर लिखें। सुवृत्त सुंदर और सरल होना चाहिए जिससे उसे देखते ही वह पसंद आ जाए। इन बातों का हमें अपने सुवृत्त में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा सुवृत्त अच्छा नहीं होगा तो इसमें हमारी नौकरी के चयन में मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर हमारा सुवृत्त आकर्षक नहीं होगा तो वह सुवृत्त भी लोगों के सुवृत्त में मिल जाएगा और नॉर्मल में गिने जाएंगे। अर्थात बहुत से लोग अपना सुवृत्त भेजते हैं जिसमें सुवृत्त से गोदाम भरे पड़े हैं। इसलिए हमारा सुवृत्त आकर्षक होना चाहिए जो दूर से ही सबसे अलग दिखे। इसलिए उम्मीदवार के चयन में सुवृत्त की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए आगे कहता है
आदर्श पत्रकार की वैसाखियाँ कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 12 है, आदर्श पत्रकार की वैसाखियाँ का वर्णन कीजिए। आदर्श पत्रकार वह है जो हमेशा सच्ची घटनाओं का वर्णन करता है। आदर्श पत्रकार वह तो समय समय पर क्या हो रहा है उसे बताए। आदर्श पत्रकार वह होता है जिसकी बातों को लोग ध्यान से सुने और उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। उससे अगला प्रश्न है डायरी लेखन। डायरी लेखन अपने आप के साथ साक्षात्कार कैसे है? अगला प्रश्न ये है, 2 नंबर का है ये। डायरी लेखन स्वयं के साथ एक साक्षात्कार सा है। डायरी हमारी खुद की होती है, यह हमारी आत्म अभिव्यक्ति है। डायरी लेखन में हम अपनी ही बातों को लिखते हैं, अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हैं। इसमें अपने विचारों को लिखते हैं, हमारे साथ हम जैसा अनुभव करें वो लिखते हैं। इसलिए जो है डायरी लेखन स्वयं के साथ ही साक्षात्कार है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। लेखक ने ये वितान भाग 1 से लिया गया है। 3 नंबर का है प्रश्न नंबर 13 का पहला भाग 3 का, और दूसरा भाग राजस्थान के 2 नंबर का, और तीसरे वाला भी 2 का ही है। तो वितान भाग 1 से देखेंगे। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। गानपन क्या है? पाठ के संदर्भ में ये लता मंगेशकर वाला पाठ है। लेखक ने अपने पाठ में गानपन का उत्तर देखिएगा इसका। लेखक ने अपने पाठ में गानपन का वर्णन किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे मन को शांत होना चाहिए और गाने के लहजे को ध्यान से सुनना चाहिए। आज के समय में जो गायक होते हैं वह सिर्फ चिल्लाते हैं, उनकी गायन में मधुरता नहीं होती। इसलिए गायन में मधुरता का होना बहुत जरूरी है, जिससे श्रोतागणों को भी आनंद आए। अगला है राजस्थान के 2 नंबर का अगला प्रश्न। राजस्थान के रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य क्या है? पानी की बचत करना है, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है। पानी की अगर कमी हो गई और हम व्यर्थ बहाते चले गए तो एक दिन जो है पानी की समस्या हमारे सामने खड़ी हो सकती है। अगला देखो भाई, कृषि विभाग वाला है इसका तीसरा, अगला नहीं ये अगला है इसका अगला प्रश्न देखिएगा बेटा। अगला है, अपने परिवार से तातुस के घर तक, यानी अपने घर में जब से पैदा हुई और जब तक तातुस के घर तक, जब तक बेबी वहाँ तक आई, तो उसके सामने कौन कौन से रिश्तों ने अपनी सच्चाई को दिखाया, उनकी सच्चाई बतानी, कौन से रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है, उसका वर्णन हमने यहाँ करना है। तो यहाँ पर जो है इसमें हम जो है इसमें लिखेंगे ये तातुस के घर से अपने घर से तातुस के घर तक आई तो बहुत सारे लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सबसे पहले उसके भाई जो उसके पास में ही रहते थे, उसने सबसे पहले उसके पति ने उसको धोखा दिया, फिर उसके भाई जो पास में रहते थे कोई मदद नहीं करते थे, फिर पड़ोसियों ने जो है उसको जो है दुखी करने का प्रयास किया, उसका बिल्कुल भी उसकी बुरे वक्त में हेल्प नहीं की, और फिर उसके मकान मालिक ने भी उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, और जो है वह जीवन भर तो उसके घर में उसको बहुत अच्छे से रखा गया, बहुत मान सम्मान मिला उसको, अपनी बेटी के समान उसको रखा गया। तो बुरे भी लोग जो है बेबी हालदार के जीवन में आए और अच्छे लोग भी आए। ये रिश्तों की सच्चाई थी कि अच्छे लोगों ने जीना हराम कर दिया और बुरे लोगों ने जीना हराम कर दिया, और अच्छे लोगों ने अपने घर में आश्रय दिया, नौकरी दी, और जो है अपनी बेटी की तरह जो उसको वहाँ पर रखा। ये था 2 नंबर का प्रश्न, इतना इसमें लिखेंगे। अगला देखो, अगला है व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बतानी है जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। मुदित महीपति मंदिर आए, मैं की आवृत्ति क्या कारण। अनुप्रास अलंकार वधु जमा में आगमन और प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद। वधु आगमन वधवागमन हो जाएगा, धय का आधा धय हो जाएगा, और जो है ऊ और आ वाह हो जाएगा, वधवागमन, और प्रत्युत्तर का प्रति जमा में उत्तर। आदर्श जो है ये नैतिक शिक्षा से है। पहला है, वर्तमान समय में बढ़ती अधीरता के क्या दुष्परिणाम है। तनावग्रस्त माहौल रहता है,
तनावग्रस्त माहौल रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उन्मत्त स्वभाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जो है मेमोरी लॉस होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, और भी बहुत सारे दुष्परिणाम इसके हैं। जो बढ़ती जो बेचैनी है समाज के अंदर, उसके बहुत दुष्परिणाम हैं। फिर है वीर सावरकर का जन्म कब हुआ? वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब में विश्व बंधुत्व के बारे में क्या कहा? विश्व बंधु की सारा परिवार ही अपना ही परिवार है, और सबके साथ अपना भाईचारा बनाए रखो। भोजन से पहले हाथ क्यों धोने जरूरी हैं? क्योंकि नित्य नई बीमारियों के लोग हर रोज शिकार हो रहे हैं, और जो है अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमें भी इन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हाथ न धोने से हाथों में कीटाणु होता है जो हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार का खाना खाने से हमें संक्रामक रोग हो जाते हैं। संक्रामक रोगों से बचने के लिए और जीवन में साफ सुथरा रहने के लिए अपने हाथ जो है सबसे पहले धोने जरूरी हैं। इसी के साथ हम आपका ये पेपर होता है समाप्त। गुड बाय।